सो काइनेटिक एनर्जी कब? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसलेट भी कर रहा है और उसका कारण रोटेशन भी हो रहा है, तो समहाउ उसका मोशन कुछ ऐसा हो रहा होगा ना। सपोज ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है कोई, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के पास ये है, अपने पास है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी है, और इसके अबाउट में हमारे पास में ये भी है ओमेगा भी। तो सेंटर ऑफ मास का जो है ना वेलोसिटी वेक्टर है ये वाला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन। और हमारे पास में ओमेगा भी है, ये हमको बताएगा कि रोटेशन मोशन ये होता है, ठीक है। अब देखो पहले कुछ अपने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में आते हैं, थोड़ा सा पीछे, उसकी हेल्प लगेगी। इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैं सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूं, तो समीशन ऑफ MI/RI क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मास इनटू पोजीशन वेक्टर का समेशन 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो उसी पॉइंट को बोलते हैं ना जिसके अबाउट में मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस इज 0। ओके, मैं ये भी कह सकता हूँ कि MI/VI इज ऑल्सो 0, क्योंकि ऊपर वाले इक्वेशन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, मास तो कांस्टेंट है, मैंने कर दिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके रेफरेंस फ्रेम में लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम इज 0, राइट। तो हम उसी चीज को यहाँ पे काम में लेते हैं, बिकॉज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या था? हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m/v², वेयर v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अगर सपोज कहीं मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ है v वेक्टर डॉट v वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट और दोनों इक्वल वेक्टर हैं, क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू cos 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या बन जाएगा? v²। तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ कि m v वेक्टर डॉट v वेक्टर, वेयर v इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्लियर है इतना? अब थोड़ा सा करते हैं। सपोज ये हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। सपोज सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो मैंने ये बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और तुमको पता है कि जो लीनियर पैरामीटर है वो तो अलग अलग होंगे, बट जो एंगुलर पैरामीटर है वो सब पार्टिकल के लिए सेम होते हैं। तो इसके फ्रेम में सपोज यहाँ कोई एक पार्टिकल है, इसको मैंने बोल दिया MI, ठीक है। इसका जो जो ये जो है ना पोजीशन वेक्टर जो है, ये मैंने बोल दिया RI, इसका पोजीशन वेक्टर। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तुमको ओमेगा दिया हुआ है, तो बताओ कि ये पार्टिकल सपोज मैंने वो बोल दिया, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में उस पॉइंट P का वेलोसिटी वेक्टर क्या बन जाएगा? ओमेगा इंटू RI हो जाएगा। ओमेगा क्रॉस R होगा या R क्रॉस ओमेगा होगा? बिकॉज R क्रॉस ओमेगा। R क्रॉस ओमेगा पक्का, या ओमेगा क्रॉस R? सर R पहले सर R क्रॉस ओमेगा ही होगा। कैसे? जैसे एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं तुमको दूं, एक पार्टिकल है, ठीक है, वो यहाँ पे है, उसका वेलोसिटी वेक्टर सपोज यहाँ की तरफ है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ की तरफ है? यहाँ की तरफ R वेक्टर। इसका ओमेगा वेक्टर कहाँ की तरफ होएगा?
ऊपर की तरफ ना, जो ओमेगा है के वो सर आउट ऑफ द प्लेन से प्लेन बाहर होगा, निकले। आउट ऑफ द प्लेन। तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारा जो वेलोसिटी वेक्टर है, अगर तुमने आर क्रॉस ओमेगा किया तो आर तुम्हारा कहाँ पे है, आई कैप में है, ओमेगा किस में है, के कैप में। तो क्या होता है मतलब आई क्रॉस के माइनस जे। सर माइनस जे कैप हो जाएगा। तो मतलब लेकिन हमारा वेलोसिटी कहाँ पे है, जे कैप में, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, ओमेगा क्रॉस आर। तो वेलोसिटी बन जाएगी ओमेगा क्रॉस आर आई। ये हमारे पास में बन गया वेलोसिटी। ये तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बन गया। अब अगर हम बात करूं कि इन ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम में क्या बन जाएगा, तो जो भी हमारा जो है रेफरेंस फ्रेम होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस आर आई। सही है। हाँ भाई, हाँ सर। ये हमारे पास में बन गया किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर। अब मुझे इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे निकालना काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होता है इंटीग्रेशन ऑफ, किसी भी एक का लिखते हैं, हाफ मास कितना है उसका एम आई, और मुझे लिखना है वी डॉट वी। तो वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस आर डॉट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा क्रॉस आर। सही है। यहाँ पे लिखा था ना, आर आई कर देते हैं, आर आई। ब्रैकेट ओपन करना आता है, हाफ यस कॉमन ले लिया एम आई, ठीक है। इसको पहले को इससे किया तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डॉट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फिर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो भी सेम चीज आएगी, और मुझे पता है स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है, उसको उल्टा सीधा कर सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये क्या बन जाएगा ट्वाइस, ठीक है। और एक और टर्म आएगी फिर क्या, ओमेगा क्रॉस आर आई डॉट ओमेगा क्रॉस आर। डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई। ये अब आगे आते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं, हाफ एम आई, ये क्या बन जाएगा पहले वाला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डॉट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, बिकॉज बोथ आर इक्वल वेक्टर। जब हमारे पास में इक्वल वेक्टर्स होते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ये क्या क्या बन जाता है, वी डॉट वी, वी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाफ एम आई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस ये क्या बन जाएगा, टू, बताओ बताओ, 0 हाँ ये मेरे पास में बन जाएगा टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि स्केलर होता है ना मास, तो मैं उसको अंदर लेके जा सकता हूँ, ओमेगा क्रॉस एम आई आर आई, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना। और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ये ओमेगा मेरा हमेशा ही जिस लाइन में मेरा वो पॉइंट है उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों का पर बेसिकली क्या बन जाएगा, पहले वाला कैसे किया उसके? पहले वाला उसको अंदर ले गया ना मास को, ये जो था ना मेरा एम आई, इसको अंदर ले गया। हाँ हाँ अच्छा तो हाँ। स्केलर है ना, वो तो कहीं भी जा सकता है। ये मेरे पास बन जाएगा ओमेगा क्रॉस, ठीक है, आर आई का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में आ जाएगा एम आई, ये ब्रैकेट बंद। अब इन चीजों को अपने अलग अलग करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में टर्म बनेगी तीन। पहली टर्म तो ये बन रही है हाफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैसा होगा कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा समेशन ऑफ एम आई, ये पहली टर्म बन गई है। फिर सेकंड टर्म के अंदर क्या आ रहा है, हाफ से ये कैंसिल हो गया,
और इंटीग्रेशन क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डॉट ओमेगा क्रॉस एम आई आर आई। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ, 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कांस्टेंट है, अपना ओमेगा भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन का साइन कहां चला जाएगा, इंटीग्रेशन एम आई इंटू आर आई, वो क्या होता है 0, क्योंकि अभी हमने बोला कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में 0, तो ये टर्म क्या बन जाएगा 0। अब उसके में आखिरी वाली टर्म पे आते हैं, आखिरी वाली टर्म क्या बन जाएगी मेरी, हाफ एम आई आर आई का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो पहली टर्म तो बन जाएगी हाफ के, देखो इंटीग्रेशन ऑफ एम आई सारे छोटे छोटे मास का समेशन, तो क्या बन जाएगा हाफ कंप्लीट मास कैपिटल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर। ये क्या होता है, आई मोमेंट और ऑफ वे इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आर आई किसके अबाउट में लिया है मैंने, सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, मतलब कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया है कि काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी सिस्टम इज हाफ कैपिटल एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर। जब हमने प्योर एनर रोटेशन में किया था तो उस टाइम क्या आया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिस पॉइंट के अबाउट में रोटेशन हो रहा है उसी में, यहाँ पे स्पेसिफिकली कर दिया है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम किसी और पॉइंट के अबाउट करते तो हमारा ये जो टर्म मैंने अपने 0 किया ना, वो ग्रीन लाइन से काट के, उसको हम 0 नहीं कर पाते। सर अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं करती होगी तो हाँ, तो अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया 0, तो इसको 0 कर दो, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड है। क्या इसी फॉर्मूला में अगर तो बॉडी ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू एक्सिस नहीं जा रहा है, हाँ, तो सेंटर ऑफ मास, हाँ अगर वहीं से जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो ठीक है, क्या है जो अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उसको 0 डाल देना। सर वहां से नहीं जा रहा है तो आईसीएम और ओमेगा क्या लेंगे? अरे ओमेगा तो सर्कुलर पैरामीटर है ना, उसको क्या फर्क पड़ता है, हाँ जैसे वो सेम है। वो तो सेम ही रहता है ना। जैसे एक अपने एग्जांपल Yes. देता हूँ तुमको, है ना। सर हाँ वो वाले 0 कैसे पता चला? 0, ये देखो ना इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें अंदर लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डॉट ओमेगा क्रॉस एम आई क्रॉस आर आई, है ना, ये था, यही है ना, ऊपर देखो। ओके, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सारे के सारे पार्टिकल के लिए सेम ही है, तो मैं उसको बाहर लेके आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डॉट, यहां मेरा ओमेगा भी कैसा है, ओमेगा इज सर्कुलर पैरामीटर तो सेम रहते हैं सबके लिए, क्रॉस। अब यहाँ क्या बचेगा, एम आई डॉट आर आई। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, एम आई डॉट आर आई की वैल्यू 0, क्योंकि आर आई इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एम आई विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट में मोमेंट ऑफ ऑल द मासेस इज 0। तुमको याद हो सेम चीज हमने उसके अंदर भी की थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी की थी, याद है। हाँ, तो इसीलिए जब इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं तो वी कैन चूज सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो एक अच्छा ऑप्शन है, उसके अबाउट में काफी चीजें 0 हो जाती हैं। जैसे एक अपना एग्जांपल करते हैं, मुझे एक बात बताओ, एक रॉड है, इसको यहां से हिंज किया हुआ है, मास m लेंथ l, और ये इस पॉइंट के अबाउट में ओमेगा से घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसका मोशन कैसा हो रहा है,
प्योर ml omega square by 6. तो हम बोलेंगे कि हाफ इस पॉइंट के अबाउट में अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर क्या बन जाएगा, 1/6 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास में। अब इसी क्वेश्चन को मैं करता हूं उससे वाले टर्म से, सेकंड मेथड से। इसका तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पे होगा अपने L/2 पे। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना आएगा, ओमेगा इंटू L/2 होगा। अरे सेंटर ऑफ मास L/2 पे है, तो अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ कैपिटल M वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। चलो हाफ M सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का स्क्वायर कर देते हैं, क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4 प्लस हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर में L स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा 1/8, यहाँ से बचेगा 1/24। क्या बन जाएगा ये 1/6 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चाहे तुम ऐसे करो चाहे तुम ऐसे करो, बात एक ही है। आंसर थोड़ी अलग अलग आ जाएंगे यार, आंसर तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, हाँ भाई बाकी लोग सब कुछ क्लियर। हाँ सर ये प्योर रोटेशन था ना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर प्योर रोटेशन वाला फॉर्मूला लगाओ तो भी आंसर वही आ रहा है, चाहे तुम इसको लगा दो भाई, जो सिस्टम की एनर्जी है वो तो उतनी रहेगी ना। जो हाँ। मैंने ये जो फॉर्मूला लगाया है ये तो मैं हर किसी के लिए वैलिड है ना, इसके अंदर कोई मैंने स्पेशल केस तो लिया ही नहीं है। अगर तुम बोलोगे कि पार्टिकल का प्योर एंड ट्रांसलेशन हो रहा है, तो प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है तो हमारा ओमेगा 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, प्योर ट्रांसलेशन। अगर मान लो सेंटर ऑफ मास मेरा स्टेशनरी है तो क्या बन जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और अगर सेंटर ऑफ मास भी मूविंग है और उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है तो भी हम, तो ये फॉर्मूला तो कहते हैं सबसे पावरफुल हो गया, यू कैन यूज इट एनीवेयर। ओके सर। ठीक है सर वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी तो क्या, हाँ सर हाफ पाई ओमेगा स्क्वायर भी तो लगा सकते हैं ना, लगा हर केस में हाँ हाँ प्योर रोटेशन। हाँ, तो यहाँ पे आओ देखो ना, यस अगर प्योर रोटेशन है तो मैंने इस क्वेश्चन में किया ना मैंने, तो पहले वाले को मैंने कौन सा लगाया, प्योर रोटेशन, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है। और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन तो मैंने लगा ही सकता हूँ ना हमेशा ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि अगर प्योर है ना रोटेशन हो रहा है तो दैट मीन्स अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है, उसके अंदर कहते हैं ट्रांसलेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं, होने दो। ठीक है, सर मतलब और कोई भी पॉइंट लिया तो सेम ही आएगा। क्या तुम यार किसी भी पॉइंट के अबाउट में ले लो, क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। हाँ सर सर। किसी भी पॉइंट के अबाउट में हमने क्या लिया, अगर मान लो रॉड को किसी भी पॉइंट के अबाउट में हिंज कर दूं, सपोज मैंने उसको मैं L/4 पे कर दिया, हिंज कर दिया, तो दोनों ही मेथड से आंसर तो सेम ही आएगा ना, अलग थोड़ी बन जाएगा आंसर। हाँ सर सेम ही रहेगा। पार्टिकल की एनर्जी थोड़ी सर ना पर चेंज हो हम जाएगी आई आपस में। COM यूज कर रहे हैं ना, और फर्स्ट मेथड में Yes. हमने आई मतलब उधर का लिया है ना, देखो पॉइंट का। हाँ, तो उसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया था हमने कि प्योर रोटेशन ही होना चाहिए, तो तुम लगा सकते हो हाई हाफ आई जिस एक्सिस के अबाउट में प्योर रोटेशन हो रहा है इनटू ओमेगा स्क्वायर।
सर आपने यहाँ जो पे तुम रेड में बाउंड हो लिखा है तो वो वापस समझाओगे एक बार? कौन सा रेड वाला? ये ये हाँ हाँ अरे सर। ये तो मैंने बोला था ना भाई, किसी ने पूछा कि सर ये वाली जो टर्म है, ये देखो जिसको मैंने अंडरलाइन किया है अभी, कि ये टर्म जीरो कैसे हो गई, तो ये मैंने बताया है कि ओके वो वाला मोमेंट इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ मास एम जीरो आई होता आर आई मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी जीरो। ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी ये चीजें अपने अप्लाई की थी, है। तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी के ये वाले मेथड हैं सारे। ओके, अरे ठीक है भाई, Yes, sir. चलो चलो Yes, ठीक sir. है, चलो एक क्वेश्चन देता हूँ। सपोज एक रॉड है, ये स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है। ये क्वेश्चन उसमें किया था सेंटर ऑफ मास में, राइट? हाँ। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है। फाइन, सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। तो when angle of this rod with the horizontal is 60 degree, suppose horizontal, जब भाई ये स्लाइड करेगी ना, अगर मैं हल्का सा इसको पुश कर दूंगा तो ये स्लाइड कर जाएगी। तो when rod is making an angle 60 degree with this, क्या बोलते हैं? सर वही पे हिंट है। तो मुझसे पूछा है फाइंड velocity of point A when rod makes angle 60 degree with ground। चलो करो, पहले तो सोचो क्या हो रहा होगा। सर ग्राउंड स्मूथ पे सरफेस, फ्रिक्शन है, तो सर रोटेट कैसे करें? हाँ क्या बोल रहा है? पहले तो सोचो हो क्या रहा है, उसके बाद में आगे की चीजें होंगी ना कि ओके बताओ, सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होगा वो कहाँ पे होगा? सेंटर ऑफ मास के पास, सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी आएगी वो कहाँ की तरफ आएगी? नीचे की तरफ। एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। क्या कोई फोर्स है अपने हॉरिजॉन्टल में? फ्रिक्शन भी नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो आफ्टर सम टाइम ये जो रॉड है ये ऐसा हो जाएगा। ये देखो, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी। सही है? ये एंगल हमको दिया हुआ है थीटा, राइट? तो पहले तो बताओ कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया। यहां से यहां तक का जो हाइट था वो कितना था? L/2। यहां से यहां तक का हाइट कितना बन जाएगा? L/2। क्या आएगा ये? साइन थीटा ना, साइन थीटा। तो हमारे पास में एनर्जी कितनी आ गई? सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया? तो वर्क डन बाय द जो ग्रेविटी है वो कितना हो जाएगा? m इंटू
जी इंटू एल बाई टू 1 माइनस साइन थीटा। इतना वर्क डन किया ना ग्रेविटी ने। ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास को कौन कितना नीचे लेके आ गई है, इतना नीचे लेके आ गई है ना ये। तो ये हमारे पास में एनर्जी है। ये एनर्जी कहाँ चली जाएगी सारी की सारी, हम लिखेंगे ना वेलोसिटी एम जी इंटू एल बाई टू 1 माइनस साइन थीटा। ये पूरे रॉड की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब बताओ रॉड की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये होगी हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ एम नहीं हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास into omega. इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो हमारे पास में इक्वेशन तो एक ही है, लेकिन हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, दो, ओमेगा और क्या v। नाउ आई हैव टू फाइंड कंस्ट्रेंट बिटवीन ओमेगा एंड v। तो बताओ कौन बताएगा मुझे ओमेगा और v में कंस्ट्रेंट कैसे लेके आऊं। V is equal to r omega. क्यों होगा, अरे मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा, ये कौन सा कंस्ट्रेंट है, और उसमें r क्या होगा। सर रॉड की जो लाइन के अलोंग है उसमें वेलोसिटी मतलब सेम रहेगी क्योंकि रॉड इनएक्सटेंसिबल रहेगी। तो नहीं तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना कि पॉइंट जो ये पॉइंट है मेरा ए, इसके पास जो वेलोसिटी है वो कहाँ की तरफ हो सकती है, अलोंग द सरफेस ही हो सकती है ना। इस पॉइंट ए का वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ही हो सकता है, वाई डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकता भाई, वो तो हमेशा ना ग्राउंड के ऊपर स्लाइड कर रहा है ना। तो अब मैं ये लगाता हूँ कंस्ट्रेंट, मैंने ये बनाया डायग्राम, ये मेरे पास में ये है, ठीक है, ये हमारे पास में रॉड, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ मास, इसका वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, यहाँ की तरफ होगा ना इसका वेलोसिटी, तो नीचे की तरफ। ये सपोज मैंने बोल दिया वीसी, इसका सेंटर ऑफ मास का, मैं यहां बैठ गया, इसके फ्रेम में ओमेगा है, हाँ इसके फ्रेम में ओमेगा है ना। तो इसके फ्रेम में ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी कैसा आएगा, यहाँ पे आएगा ना परपेंडिकुलर, ओमेगा इंटू एल बाई टू। अब मैंने कंपोनेंट किए, ये एंगल क्या है थीटा, तो ये एंगल भी क्या बन गया थीटा, इधर क्या आएगा ओमेगा एल बाई टू कॉस थीटा वर्टिकल। और अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो इसका और इसका समेशन कितना होना चाहिए, 0, बिकॉज ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए कैन हैव वेलोसिटी ओनली इन। सर उसको वीसी क्यों दिया नीचे। अरे वो तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आई थी ना ओमेगा एल बाई टू कॉस थीटा, अच्छा वो वाली ओके। है ना। तो अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो मैंने वेक्टर एडिशन कर दिया मैंने डायरेक्टली, तो मैं बोल दूंगा कि ओमेगा एल बाई टू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वीसी। नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। हमारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, Yes sir. तो देखो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत जरूरी है। तुमको हर क्वेश्चन के अंदर एक अलग ही चीज मिलेगी, मैं चाहे तुमको कितने भी क्वेश्चन करा दूं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन अभी है बैठे बैठे मेरे दिमाग में आ गया मैंने कर दिया, हो सकता है एग्जाम के अंदर कुछ और आ जाए।
तो यू हैव टू थिंक, फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन कि मोशन कैसा होगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट द कंस्ट्रेंट। तो पहला कंस्ट्रेंट तो मैंने ये फाइंड किया था इसके अंदर कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी विल बी ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। फिर मैंने ये देखा कि भाई पॉइंट ए के अबाउट में रोटेशन भी तो हो रहा है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं मेरे पास में ओमेगा भी आएगा, तो ओमेगा इज सेम अबाउट ऑल द पॉइंट। तो मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ गया, सेंटर ऑफ मास के पॉइंट में ओमेगा आ गया। तो सबसे पहले मैंने इसकी इक्वेशन लिखी एनर्जी वाली, ये हमारे पास में एनर्जी इक्वेशन। अब जैसे अपने एनर्जी इक्वेशन लिखा, हमारे पास में एक इक्वेशन थी लेकिन वेरिएबल हमारे पास दो आ गए। नाउ वी हैव टू फाइंड वन मोर इक्वेशन। अब इक्वेशन निकालने के लिए हम अब सोचेंगे, है ना। अब कंस्ट्रेंट जो है हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अथर्व ने बोला था, नहीं अपने किसने बोला, आदित्य या अथर्व ने, कि वेलोसिटी अलोंग द लाइन सेम होनी चाहिए, है ना। यस हाँ भाई, यस, तो एकदम सही बात थी। तुम कह सकते हो कि अलोंग द लेंथ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और पॉइंट ए का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। यस, क्यों भाई, लेंथ ऑफ द रॉड इज कांस्टेंट। तो चाहे तुम उस वाले कंस्ट्रेंट को लगा दो, वो थोड़ा सा ये होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है, एटलीस्ट बंदे ने अप्रोच किया और उसकी अप्रोच एकदम सही थी। क्वेश्चन सॉल्व करता, ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी जाती लेकिन आंसर सही आता। सो यू हैव टू डेवलप दैट थिंग। इट्स नॉट कि सर ने एग्जांपल कराया, मैंने एग्जांपल देख लिया, अब मैं एग्जाम में कर दूंगा। नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ भाई बताओ। यस सर, सर वो रॉड का मोशन वैसे ही क्यों होगा, वो एक्सिस कोई फिक्स क्यों नहीं होगा? कोई होगा नहीं ना, स्मूथ सरफेस है ना। सर तो मान लो हमने सीधा सीधा फोर्स दे दिया तो उसको तो सीधा ही मूव करना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं है तो रोटेट कैसे कर रहा है? तुम बताओ ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो कहाँ की तरफ होगा? सेंटर ऑफ मास कैन मूव ओनली इन द सर बहुत वर्टिकल डायरेक्शन। अबे स्लाइटली होगा, चाहे कितना भी होगा, तो वो तो मतलब हम थोड़ी करेंगे डिसाइड। पर ये तो मानते हो ना कि सेंटर ऑफ मास तो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। तो अगर पॉइंट बी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा इनिशियल पोजीशन के, तो पॉइंट जो ए है उसको कहाँ की तरफ आना पड़ेगा? राइट हैंड साइड में जाएगा ना, स्लाइड करके। तो मतलब कि उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, रोटेशन तो हो ही रहा है ना, रोड तुमको घूमता हुआ दिख तो रहा है, और क्या चाहिए। लीनियर मोशन का मतलब होता है कि पार्टिकल्स आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमने बोला कि उसके पास ओमेगा है। या फिर तुम ये भी कह सकते हो, सपोज मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया, तो क्या बताओ, क्या पूरे सिस्टम पे किसी फोर्स का टॉर्क है? अरे है ना, पॉइंट ए पे ग्राउंड लगाएगा ना नॉर्मल फोर्स। हाँ पॉइंट ए पे क्या नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा। तो लगेगा। बताओ उस नॉर्मल फोर्स के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए और कोई फोर्स है? नहीं, क्योंकि तुम तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के सॉल्व कर रहे हो। तो जो भी तुम्हारा या तो mg लगेगा या सूडो फोर्स लगेगा, उसका तो टॉर्क आएगा नहीं। तो देयर इज ए टॉर्क, और अगर टॉर्क है तो अल्फा भी होगा, और अगर अल्फा है तो ओमेगा आएगा ही आएगा, बिकॉज अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसलिए तुम, देयर आर सो मेनी, मतलब सी, अब तुम्हारे पास जो चीजें हैं ना वो इतनी वास्ट हो गई हैं कि तुम किसी भी चीज को 3 या 4 मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हो। समझ आया? सर जो मैंने बोला कि लेंथ एंड एक्सटेंसिबल वाला, उसका बता सकते हैं कि Yes. प्रोसीड आगे कैसे करना है थोड़ा? तो देखो उसके अंदर तुम कैसे करते, है ना। कंस्ट्रेंट 2,
कंस्ट्रेंट तुमने बोला था कि वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल अलोंग द लेंथ कैसा होना चाहिए, अपना इक्वल होना चाहिए ना। यस सर। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो यहाँ की तरफ था वीसी, राइट। ओके, इस पॉइंट का वेलोसिटी कहाँ की तरफ आएगा, इसका यहाँ की तरफ तो ये आएगा वीसी आएगा, लेकिन एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ भी है ना, क्या आएगा वो अपने ओमेगा इनटू L/2, अच्छा हाँ सर समझ गया, अभी हो जाएगा सर। है ना। लेकिन उससे कुछ होगा नहीं देखो, क्योंकि वो कंपोनेंट जो है ना परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो कुछ होगा नहीं उससे, अच्छा हाँ नहीं। सर, उससे आए क्योंकि ओमेगा उसका L/2 आएगा ही नहीं इक्वेशन में। तो वो तो आएगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो फिर वो तुमको कौन वही करना पड़ेगा कि इस पॉइंट का आपने जो वेलोसिटी किया। है वर्टिकल जो डायरेक्शन है उसके अंदर 0 है। मैं इस पॉइंट के बारे के अंदर कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि ये पॉइंट तो हवा में है, इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है वर्टिकल भी हो सकता है, बट पॉइंट ए के पास में कंस्ट्रेंट था दैट इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद ग्राउंड, तो हमेशा ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो वाई डायरेक्शन के अंदर इसका जो वेलोसिटी है दैट हैज टू बी 0। ओके, यस सर। हाँ, फिर हमारे पास में इक्वेशन दो वेरिएबल दो। चलो, तो ये हमारे पास में एनर्जी चीजें होती हैं, है ना। इसमें और अब एक न्यू वर्ड अपने इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। जैसे हमने वो जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे ना, जिसमें हम बोलते थे कि मूविंग विदाउट स्लाइडिंग, जो वो वाले किए थे पुली वाले क्वेश्चन जो किए थे, है ना। हाँ सर। उसी टाइप से रोलिंग, बताओ क्या होता है, मतलब रोलिंग जो वर्ड है एक बार उसको एक्सप्लेन करो पहले तो मुझे कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज रोलिंग इन जनरल लाइफ, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ एन फिजिक्स, इन एन रेगुलर लाइफ क्या होता है। सर वो दो सरफेस के बीच में होता है। नहीं ना, फिजिक्स में आ गया और यार अगर तुम तो। जैसे एक हिल है तो और उसके ऊपर हमने एक स्फेरिकल बॉल छोड़ दी तो वो नीचे रोल करते हुए जाती है। यस, तुम्हारे हाथ में पेंसिल है, उसको फ्लोर के ऊपर ऐसे फेंक दो, पेंसिल जाती है ना आगे। जैसे तुम्हारे बाइक साइकिल कार का जो व्हील है, जब तुम्हारा व्हीकल मूव कर रहा है तो बस उस व्हील का जो मोशन है उसको एक बार एनालाइज करो, देखो वो क्या कर रहा है, दैट इज रोलिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास रोलिंग है। सपोज मेरे पास एक व्हील है ये, ठीक है, और ये तो बात सबको ही पता है कि अगर चीजों को ना रोल करना है तो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर ही होना पड़ेगा ना, स्क्वायर ऑब्जेक्ट थोड़ी ना यार कहते हैं अपने रोल करते हैं, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही करते हैं। सिलेंडर होगा, डिस्क होगा, रिंग होगी, है ना, होलो स्फेयर होगा, सॉलिड स्फेयर, मतलब ये इस टाइप की चीजें। सर थोड़ा इरेगुलर शेप भी तो रोल कर सकता है। नहीं ना, इतना अच्छे से कहाँ करेगा वो, अच्छा। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि यू विल गेट स्टक। ठीक है, अपन आइडियल केस सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये तुम्हारा जो सेंटर है इसके पास भी है वेलोसिटी होनी चाहिए और इसको घूमना भी चाहिए, ये ऐसे घूमेगा, इसके पास अपना ओमेगा भी होगा। तो आफ्टर सम टाइम जब तुम देखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, तो पॉइंट जो बी है वो यहाँ आ जाएगा, पॉइंट सी ऊपर चला जाएगा, पॉइंट डी यहाँ आ जाएगा और यहाँ कौन सा पॉइंट आ जाएगा ए। तो ऐसा ही होता है ना टायर में। हाँ, हाँ तो देखो अगर मैं इस पॉइंट के मोशन की बात करूं, ये वाला पॉइंट ए, तो इसका मोशन कैसा हुआ, ये यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मोशन कैसा हुआ, ये यहाँ से
यहाँ आ गया, ये वाला इसका मोशन कैसा हुआ, ये यहाँ से यहाँ आ गया, और इसका मोशन कैसा हुआ डी का, ये यहाँ से यहाँ चला गया। सर इसको इसको बोलते साइक्लॉइड हैं, बोलते हैं ना? हाँ साइक्लॉइड बोलते हैं, जो इसका जो पाथ जो बन रहा है ना उसको साइक्लॉइड बोलते हैं। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट के मोमेंट को एनालाइज करूं, ऑब्जेक्ट जो मेरा है, ठीक है, वो हमारे पास में ये जो मोशन है इसको बोलते हैं रोलिंग। ओके, तो हमको इसी चीज को एनालाइज करना है, इसको बोलते हैं रोलिंग। अब इसी के अंदर एक पॉइंट, एक स्पेशल पॉइंट आता है जिसको हम बोल देते हैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, और सेम वर्ड उसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। इसका मतलब होता है कि नो स्लिपिंग, देखो सिंपली वर्ड लिया हुआ ना विदाउट स्लाइडिंग, इसका मतलब हुआ नो स्लिपिंग। और ये जो नो स्लिपिंग जो वर्ड है ये हमने पहले देखा हुआ है, क्या मतलब होता है? अर्ना, चलो अर्ना बताओ। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा यार, तुम अपने आप तो बताते नहीं हो। अर्ना माइक ऑन करो। व्हाट इज नो स्लिपिंग, क्या मतलब होता है नो स्लिपिंग का? हमने किया था स्ट्रिंग और पुली वाले क्वेश्चंस में। अरे बताओ। सर दोनों यशस? सरफेस का रिलेटिव, सर उन दोनों पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। When point of contact सर वो चेंज नहीं होता पॉइंट ऑफ वेलोसिटी कांटेक्ट। has सेम रहता है no relative motion, दोनों। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनका रिलेटिव मोशन नहीं होता है, ठीक है? या फिर ये कह सकते हो कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनका वेलोसिटी भी सेम होना चाहिए और उनका एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। तो उसका फंडा क्या हो जाएगा, उनका जो भी रिलेटिव मोशन है, डिफरेंट रह सकते हैं। क्या चीज नहीं हो सकता? अगर एक्सेलरेशन डिफरेंट हुआ सर उसी तो उसका वेलोसिटी भी अपना डिफरेंट, पॉइंट लीव कर देगा तो मतलब चेंज क्या हो जाएगा। चीज? तो वही तो बात कर रहे हैं ना, अलोंग द सरफेस की बात कर रहे हैं। परपेंडिकुलर तो हो ही सकता है भाई, जैसे कि एक यहाँ रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, एक यहाँ रखा हुआ है, सपोज इसका वेलोसिटी 0 और ये जो ब्लॉक है इसको मैं ऊपर ले गया v = 2 मीटर पर सेकंड से, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्या उनका रिलेटिव मोशन है ना? यस, उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। तो क्या ये यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो उठ गया ना। तो स्पेसिफाई करना पड़ता है अलोंग सरफेस। अगर तुम सरफेस से ऊपर ही चले गए फिर तो कहानी खत्म हो गई ना, तुम कांटेक्ट में ही नहीं रहे। हाँ तो सर वो रोलिंग में Okay. भी वही होगा ना, यस सेम सरफेस चीज, से ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर तो जा सकता है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी सरफेस के अलोंग वाला है उसको सेम होना चाहिए। परपेंडिकुलर वाला अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परपेंडिकुलर कोई तुम्हारा आया तो हो जाएगा, हाँ सर। है ना? तो इसके अंदर कुछ चीजें देखते हैं, जैसे सपोज एक मेरे पास ये अपना ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर, इस सेंटर का वेलोसिटी सपोज मैंने बोला हुआ है v, ओ सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ,
और इस पॉइंट के अबाउट में तुमको ओमेगा दिया हुआ है, ये ओमेगा दिया हुआ है। तो अब देखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या कर रहा है। ये मेरे पास में ग्राउंड है सपोज एक बार के लिए, इसका वेलोसिटी 0। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखता हूँ, जूम करके देखते हैं कि ये हमारे पास में ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए, और इसके ऊपर ये रखा हुआ था, कांटेक्ट में है लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको दूर दूर बना दिया। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए? और सपोज ये जो सेंटर है इसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है तुमको ए, और इस पॉइंट के अबाउट में तुमको एंगुलर एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है अल्फा। तो अब बात करते हैं, तो पहले वेलोसिटी वाली चीजों की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए क्या है? 0 0 अलोंग द सरफेस की बात कर रहा हूं ना, परपेंडिकुलर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अलोंग सरफेस। अब बात करते हैं पॉइंट बी की। पॉइंट बी, अगर इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है वो आगे की तरफ जा रहा है वीओ से, और सेंटर के अबाउट में तुम क्या कर रहे हो ना, रोटेट कर रहे हो। तो पहले हमने क्या किया, मैं सेंटर के ऊपर बैठा, मैंने इस पॉइंट की लाइन बनाई। इस सेंटर के रेफरेंस फ्रेम में इस पॉइंट ओ का वेलोसिटी कहां की तरफ आएगा? ओ के रेफरेंस फ्रेम में ओमेगा से तुम क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी तो यहाँ की तरफ आ जाएगा ना, ओमेगा इंटू आर लेफ्ट। यस। तो ये तो सेंटर के फ्रेम में हो गया। अगर मुझे अपने ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो जो सेंटर का वेलोसिटी है उसको अपने ऐड कर दूं वेक्टरली। तो कहां की तरफ ऐड कर दिया मैंने? यहाँ की तरफ, वीओ। तो अब देखते हैं, इफ वीओ इज अ ग्रेटर देन ओमेगा आर, अगर वीओ की वैल्यू ओमेगा आर से ज्यादा है तो मतलब कि जो पॉइंट बी है वो कहां की तरफ स्लिप कर रहा है? राइट। राइट की तरफ। तो हम बोलेंगे कि पॉइंट बी स्लिपिंग टुवर्ड्स राइट। अगर मैं उल्टा कर दूं, इफ वीओ इज लेस देन ओमेगा आर, तो पॉइंट बी कहां की तरफ स्लिप करके जाने की सोच रहा है? इस पॉइंट पे पीछे की तरफ ना, पीछे की तरफ है उसके पास वेलोसिटी। तो बी इज स्लिपिंग बैकवर्ड्स। इफ वी नॉट इक्वल टू ओमेगा आर, अब क्या होगा? नो स्लिपिंग। वी नॉट इक्वल टू ओमेगा आर हो गया, तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज 0, और मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए भी 0 है, तो मतलब नो स्लिपिंग। और इसी को हम बोलते हैं प्योर रोल। जब तुम्हारी कार चलती है रोड के ऊपर या कोई भी चीज चलती है, तो तुम्हारे जो व्हील है, व्हील के सेंटर का वेलोसिटी अगर वी नॉट है, तो उस टाइम जो तुम्हारा ओमेगा है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज वी नॉट बाई आर। क्योंकि स्लिपिंग नहीं होती है ना। स्लिपिंग कब होती है? जब तुम गाड़ी चल रही होती है और तुम एकदम से ब्रेक मार देते हो तो स्किड करती है ना, उसको बोलते हैं स्लिपिंग। अगर इसी चीज के अंदर अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या है? 0। चुपचाप है, ग्राउंड पे रखा हुआ है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखते हैं, ये जो पॉइंट है बी, इसके रेफरेंस फ्रेम में यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा? अल्फा इंटू आर। और इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है पॉइंट सेंटर वाले का? ओ। तो यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा? ए। तो मैं क्या बोलूंगा? फॉर प्योर रोलिंग क्या होना चाहिए? ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर। अगर ए इक्वल टू अल्फा इंटू आर हो गया, दैट मीन्स
acceleration of point of contact is same as ground. That means there is no slip. क्लियर है भाई? बताओ। यस सर। सर इसको ग्राउंड फ्रेम में कंपेयर करेंगे तो मतलब कैसे डिफरेंशिएट करें? मतलब सर मतलब समझा नहीं। ग्राउंड फ्रेम में देख के तो कैसे पता चले? अरे हाँ, ग्राउंड फ्रेम में ही तो देख रहा हूँ, तो तभी तो मैंने रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को ऐड कर दिया भाई। अगर जो तुम्हारा जो भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर का वेलोसिटी v नॉट है, तो उसके अबाउट तुमको ओमेगा दिया हुआ है, तो ओ के रेफरेंस फ्रेम में जो वेलोसिटी आएगी वो तो क्या आएगी? ओमेगा आर। लेकिन वो जो ओमेगा आर आया है वो तो किसके फ्रेम में आया? ओ के फ्रेम में। अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो मैं क्या करूंगा? जो रेफरेंस फ्रेम है उसका वेलोसिटी उसमें ऐड कर दूंगा। तो मैंने ऐड कर दिया वेक्टरली। तो अब जो मेरे पास v नॉट राइट हैंड साइड में, ओमेगा आर लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो कॉम्बिनेशन आया ये किसके फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में। और ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल बी का वेलोसिटी कितना हो गया? अब 0। पार्टिकल ए का कितना हो गया? 0। तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसे ही सपोज ऐसा होता, सपोज ये मेरे पास में एक ग्राउंड है, इसके ऊपर एक ये है ना प्लैंक है एक, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। इसका जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो सपोज तुमको दिया हुआ है a1, ये आगे स्लाइड कर रहा है। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका यहाँ की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो है a2 ग्राउंड फ्रेम में, और इस पॉइंट के अबाउट में तुमको अल्फा दिया हुआ है अल्फा। तो बताओ फाइंड रिलेशन, और इसका तुमको अपने रेडियस दिया हुआ है r, रिलेशन बिटवीन r a2 a1 अल्फा फॉर नो स्लिपिंग। चलो बताओ, सॉल्व करो। सर a2 minus alpha are equal to a1. यस। तो अब तुमको याद रखना है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी 0, मतलब कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो भी 0। सर a2 minus alpha equal to a1 है। यस। हाँ, बाकी लोग भी करो भाई और प्रूव करो कि वो सही बोल रहे हैं ये। हाँ सर वही है। गुड। तो पहले तो इसकी बात करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा है कहाँ पे। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्टेशनरी नहीं है, प्लैंक के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये मेरे पास प्लैंक, ठीक है, प्लैंक का ये पॉइंट सपोज इसको मैंने बोल दिया ए, इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है a1 है, स्टेशनरी नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। ऊपर आते हैं, ये जो मेरे पास में सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ये देखो ये यहाँ की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है a2, ये ऐसे घूम रहा है अल्फा। तो इसके फ्रेम में जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस फ्रेम में इसका जो एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ आएगा अल्फा इंटू आर। अगर मैं उसका भी ऐड कर दूंगा यहाँ की तरफ, तो ये हमारा किसका बन गया? ग्राउंड फ्रेम में। लेकिन ग्राउंड फ्रेम में, इन ग्राउंड फ्रेम acceleration of A should be equal to acceleration of B, तो क्या बन जाएगा? A1 should be equal to A2 minus alpha। ये हमारे पास बन गया कंस्ट्रेंट।
सर इसको अगर हम लोग प्लैंक के रेफरेंस फ्रेम में करते तो अल्फा आर में से माइनस होता क्या A1? यस, तो अगर एक बात बताओ, अगर प्लैंक के रेफरेंस फ्रेम में देखोगे तो वो जो ऊपर वाला है उसके अंदर उसका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, A2 माइनस A1। बस एक ही बात हो, यहाँ पे देख लो ना, अगर यहाँ पे तुम करोगे तो ये बन जाएगा ना कि A2 माइनस A1 इज अल्फा, है तो नहीं तो एक ही सर, बात। मतलब अल्फा आर में से हम लोग माइनस नहीं कर सकते। अल्फा आर में से क्यों करोगे, तुम तो उस पे लगाते हो ना, सेंटर ऑफ मास पे लगाते हो ना, जो भी तुम लगाते हो सूडो फोर्स वगैरह वो कहाँ लगाते हो, हाँ सेंटर ऑफ मास पे, इसलिए। तो ऐसे हमारे पास क्या आते हैं, कंस्ट्रेंट आते हैं। ठीक है, अरे भाई सही, मेरे को लग रहा है तुम लोगों को है ना रोटेशन चैप्टर के अंदर हवा ही नहीं लग रही है और तुम लोगों ने गिव अप मार दिया है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कहते रोटेशन चैप्टर पे गिव अप मार दिया। हाँ, क्योंकि ना तुम सॉल्व कर रहे हो ना तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, चलो बात करते हैं आज बच्चों से। श्रीकांत। हाँ सर। हाँ बताओ क्या चल रहा है, कितना सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ में आ रहा है? सर थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमको कोई डाउट ही नहीं आता, तुमने एक भी डाउट नहीं पूछा यार कभी? ये समझ में तो आ रहा था, मैं लिख रहा था ना सर। अरे तो घर पे जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो किसी ना किसी में तो आया होगा डाउट, तो वो डाउट है ना किससे पूछते हो? तो या तो तुमने घर जाके सॉल्व भी नहीं किया होगा। थोड़े कम सॉल्व किए सर। थोड़े कम नहीं बेटा, तुमने कुछ भी नहीं किया है। अगर करते तो डाउट आते। अनन्या कहाँ है? अनन्या है क्या आज? अनन्या सीवुड वाली। नहीं है। किरण। यस सर। हाँ, क्या करती हो? सर अभी पहले HC वर्मा कर रही हूँ। हो गया SC वर्मा पूरा? नहीं पूरा नहीं हुआ सर, कर रही हूँ। तो उसके अंदर एक भी डाउट नहीं आया? वो सर मैंने रखा है लाइक एक साथ सारे भेजूंगी करके। अरे तो क्यों एक साथ का इंतजार क्यों कर रही हो? ठीक है सर, मैं आपको आज भेजती हूँ। अगर जो डाउट जिस दिन आया उसी दिन अगर क्लियर हो जाए। हाँ सर। भेजती क्या? जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने पूछा था ना कि अगर किसी को कुछ भी डाउट है पूछ लो, तो उस टाइम क्यों नहीं पूछा? Why do you want me to ask everyone single name by name? जब मैं ओपनली लेक्चर शुरू होने से पहले बोल रहा हूँ कि भाई जो भी डाउट है पहले डाउट पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। क्या पॉइंट आगे बढ़ने का जब अगर पीछे वाले डाउट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं तो? यस सर। तो फर्स्ट यू शुड क्लियर योर ऑल डाउट्स, उसके बाद तो आगे बढ़ने का मतलब है, नहीं तो देयर इज नो पॉइंट। श्योर सर। और बताओ भाई। अदिति। यस सर। कहाँ हो? क्या करती हो? सर मतलब रोटेशन मतलब ज्यादा पल्ले नहीं पड़ा है।